اور मुमकिन है कि चाइना को सिर्फ डेवलपमेंट की परवाह नहीं बल्कि इसको बढ़ाने और आलमी असर सोख की फिक्र है। और चाइना करप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरल्स करता है सियासी असर सोख के बदले में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। जैसे कि चाइना डॉलर बहुत तेजी से उड़ान में है, बिल्कुल चीन के इसी तरह जैसे कि चीन के सियासी असर सोख न सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि और भी मजबूत हो रहे हैं। 2013 में चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐसा शानदार ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। हैरत की बात यह है कि इसने द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव का बाकायदा ऐलान किया, तो मालूम हुआ कि ये सबसे ज्यादा महंगा और मुनफरिद प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना के तकरीबन $8 ट्रिलियन खर्च होंगे। और ये प्रोजेक्ट आने वाले 27 सालों में मुकम्मल होगा, जिसमें नेशंस 146 शामिल होंगी और बहुत बड़े ममालिक इस प्रोजेक्ट का बाकायदा हिस्सा हैं, जैसे कि यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक शामिल हैं। और सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि जब ये अपने पाया तकमील तक पहुंच जाएगा तो इस वक्त चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो इंडिया चाइना के बिल्कुल करीब तर हो जाएगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल आखिर है क्या, और इस प्रोजेक्ट से चाइना को कैसे आलमी शोहरत हासिल होगी, और ये चाइना को आलमी सुपर पावर कैसे बनाएगा। अब यहाँ पर 3 अहम पॉइंट्स आते हैं। कोई भी मुल्क कैसे एक आलमी असर सोख का हामी हो सकता है, तो इसमें सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि इस मुल्क के रिसोर्सेज, इस मुल्क के वसाइल जैसे कि ऑयल, पावर और कम्युनिकेशन किस कदर दूसरे मुल्क पर मुनहसर हैं। और दूसरा ये कि इस कौम की पावर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मिसाल के तौर पर जापान अगरचे कई फ्रंट्स पर बहुत ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद जापान दूसरे ममालिक से 94 के करीब अपने एनर्जी रिसोर्सेज को इंपोर्ट करता है। और ये वो नुक्ता है जो जापान को इंतहाई कमजोर बना देता है। तवानाई के मामले में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन भी इसके खिलाफ हों, तो दूसरा नुक्ता या फैक्टर ये है कि आलमी दुनिया अपनी सप्लाईज के लिए इस मुल्क पर किस हद तक मुनहसर होती है। इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल ताइवान है। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान से आता है, और यही लेवरेज है, बुनियादी वजह जो हिंदुस्तान और इत्तेहाद मुत्तहिदा के ताइवान के साथ मजबूत ताल्लुकात की वजह है। और दूसरा फैक्टर ये है कि जंग की सूरत हाल में कौन सा मुल्क आपके मुल्क के स्ट्रेटेजिक प्लान्स और इत्तेहाद के साथ है, और वो कौन सा नुक्ता है जिसकी मदद से वो आपका आलमी दीना के मैप पर साथ देंगे, ताकि आपको दुश्मन के खिलाफ जीतने और मजबूत होने का मौका मिल सके। मिसाल के तौर पर अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो मुत्तहिदा रियासतों के पूरे एशिया में मजबूत बहरी अड्डे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इसके बेसिस हैं, जो जंग की सूरत में इसके ताकतवर होने का मुंह बोलता सबूत है। ये 3 वो बुनियादी नुक्ते हैं जो किसी भी मुल्क को आलमी सतह पर एक मजबूत असर सोख का दर्जा देते हैं। अब चीन के मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि चीन दुनिया में क्या वैल्यू रखता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना का सोलर इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा गलबा है, जिसमें 97% सिलिकॉन वेफर्स का शेयर है और 79% पीवी सेल्स का शेयर है, जबकि 67% सिलिकॉन पॉली का शेयर है। और ये सब के सब दुनिया भर की सोलर इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। दूसरा, चीन दुनिया की सबसे ज़्यादा 28.7% मार्केट शेयर के साथ मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, और यूएस ने सिर्फ 2020 में $434.7 बिलियन की इंपोर्ट चाइना से की। लेकिन अगर आप दूसरे 2 फ्रंट्स को देखें जो कि अलाइज एंड डिपेंडेंसी है, तो असल में आप पर चीन की कमजोरी अया होगी, और सबसे बड़ी इसकी कमजोरी मिलिट्री बेसिस है। जबकि रियासताए मुत्तहिदा अमेरिका के 70 से ज्यादा ममालिक के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं और 800 से ज्यादा फौजी अड्डे हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ एक फौजी अड्डा है, और ये भी कुछ खास अहमियत का हामिल नहीं है। दूसरी बात ये कि कल अगर जंग छिड़ जाती है तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया बआसानी चाइना की इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन होगा। अगर आप चीनी तेल की दरामदात को देखें तो वाज़ेह होगा कि इसमें से ज़्यादातर मशरिक़ व वसी से आते हैं, और अगर आप देखें चीन के पास कहीं भी कोई बंदरगाह नहीं है। इंडियन पेनिनसुला और शंघाई, हांगकांग के अलावा कियाजिन पोर्ट्स शामिल हैं, जो कि दुनिया के दूसरे किनारे के इतने करीब हैं कि ऑयल टैंकर्स के जाने का रास्ता इन बंदरगाहों से मशरिक़ व वस्ता से होता है।
इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तक पहुंचता है और इस रास्ते को मलाक्का स्ट्रेट ऑफ का नाम दिया जाता है। इंस्टीट्यूट वर्सा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 70 से ज़्यादा पेट्रोलियम और LNG बरामदात इसी रास्ते से भेजी जाती हैं और 60 से ज़्यादा चीन की तिजारती दरामदात इसके और जनूबी चीन के रास्ते से जाते हैं। अगरचे चीन रूस की तरह ताइवान पर हमला जैसा कुछ करता है, तो दूसरी तरफ भारत, सिंगापुर और US ने आपस में इत्तेहाद कर लेना है और इसके साथ साथ फौरी तौर पर चीन के 70% तेल की फरहमी के साथ साथ 60% से ज़्यादा इनकी तिजारत बंद या सुस्त हो जाएगी, जिसके बाद इनके बहरी जहाज़ों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा माँ सिवाय एक लंबे और तवील रूट के, जिसका तकरीबन सालाना $200 बिलियन से ज़्यादा खर्चा बनता है, जो कि चीनी तिजारत के लिए बहुत मुश्किल और पेचीदा बन जाएगा। यहाँ तक कि इन रूट पर US के इत्तेहादी हैं जो कि इसकी तिजारत को मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बना देंगे। और चीन को जिन दो दूसरे खतरात का सामना है वो US और भारत हैं। यही वजह है कि 2013 में चीनी सदर ने वन बेल्ट वन रोड का बाकायदा ऐलान किया, जिसके ज़रिए चीन हिंदुस्तान पर गलबा हासिल कर सकता है। लिहाजा इस रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं जो चीन बहुत ही एहतियात से तामीर कर रहा है, और तो और अंदाज़ा होगा कि चीन किस कदर चालाकी से ये सब कर रहा है। अब से पहले चाइना इन ममालिक को सबसे पहले तलाश करता है और ढूंढता है जो इकॉनमी के हिसाब से कमज़ोर होते हैं और जिनकी डेमोक्रेसी भी कुछ ठीक नहीं होती और इनके पास समंदरी रास्ते भी हों, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह। वो बेहतरीन मकामात और ममालिक हैं जो चाइना की तलाश पर पूरा उतरते हैं। हमने देखा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में चीन ने अरबों डॉलर लगाए हैं और कर्जे भी दिए हैं, जिसकी बिना पर बिलवासा तौर पर इन असासों की मिल्कियत शुरू कर दी। ये नुक्ते नज़र चीन के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी सूरत हाल पैदा करता जिससे ना चाहते हुए भी बहुत से ममालिक इसके साथ काम करने पर राजी होते और इसके गज़ब का शिकार हो जाते। चीन के मालियाती इदारे ने सैकड़ों ममालिक को अरबों डॉलर के कर्जे दिए, लेकिन इन 7 सालों में चीन ने बहुत से ममालिक पर कर्जों के पहाड़ तोड़ दिए और बहुत से ममालिक इसके कर्जों के बोझ में डूब गए। खास तौर पर गरीब और पसमानदा ममालिक के लिए सख्त कानून बनाए हैं कि बजाय इनका कर्जा उतरने के मजीद बढ़ता जाएगा और वो इस चक्की में पिसते जाएंगे। जैसा कि हमने देखा है कि आलमी बैंक ने 1 से 2% पर श्रीलंका को कर्जा दिया, लेकिन चीन ने 6.3% सूद श्रीलंका से वसूल किया, जबकि वर्ल्ड बैंक आमतौर पर 20 से 30 साल देता है अदायगी की मदद के लिए, लेकिन चीन आमतौर पर सिर्फ 10 से 15 साल देता है कर्ज की वापसी के लिए। अगर चीन आपको $1 अरब देता है एक बंदरगाह के लिए, तो लाजिम वो ये शर्त भी रखेगा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीनी कंपनी को मिलेगा। तमाम रास्ते चीन से चीनी कारकुन बनाएंगे। आपके लिए बंदरगाह या हाईवे या कोई भी छोटा बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ इन चीनी कंपनियों की इजारादारी ही चलेगी और ये कंपनियां ही खाली श्रीलंका को दोबारा खड़ा कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर बंदरगाह की कीमत चीनियों पर पड़ती है $500 मिलियन, वहाँ अब भी श्रीलंका को $1 बिलियन में दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं, जबकि श्रीलंका बजाते खुद ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि इसे दोबारा चीन से ही कर्जा लेना होगा। तो यहाँ ये बात वाज़िया होती है कि चीन का कर्जे में दिया पैसा दोबारा जाता है चीन के पास ही, जबकि देखा जाए तो ये श्रीलंका पर चीन का भारी कर्ज है। क्योंकि श्रीलंका अदायगी नहीं कर सका, चीन ने 15,000 एकड़ अराजी के साथ बंदरगाह हम्बरडोटा को छीन लिया। चीन ने श्रीलंका को इस तरह तबाह किया। पाकिस्तान की 40 साला रिपोर्ट के मुताबिक तमाम प्रोजेक्ट्स लीज पर हैं और इसमें से कुछ हिस्सा अफ्रीका भी रखता है, जो कि मसरूफ तरीन समंदरी रास्ता और चीन का 1 बिलियन से ज़्यादा तिजारती माल इसके रास्ते से जाता है और इसे गल्फ ऑफ ईडन कहा जाता है। इसके अलावा वो इंडियन ओशन इससे टॉप पर है, जो कि एशिया पैसिफिक को मिलाता है, जो कि गल्फ पर्शियन भी है और सबसे अहम हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इलाका है। तो ये लफ्जी तौर पर रेड सी का गेट पे है और शुमाली अफ्रीका के लिए तिजारती रास्ता भी ये फराहम करता है। यही वजह है कि चाइना इस तरह के डेट ट्रैप ऑफर्स करता है और इससे भी बढ़कर ये कि चीन एक बंदरगाह भी बना रहा है, जो कि म्यांमार में है, जो कि हिंदुस्तान के दूसरी तरफ है। अब सवाल ये है कि अगर चीन अपने लिए तेल और सामान इन जगहों से बहुत दूर से लाता है, जो कि चीन चाइनीज हिंटरलैंड से भी बहुत दूर है, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि इक्तिसादी रहनदारी का है।
इसको समझने के लिए आपको जंग में होने वाली स्ट्रेटजीज या हिकमत अमलियों पर गौर करना होगा, जो कि इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए की जाती हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट की हकीकत वाज़ह हो जाएगी। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।